हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे सेशन को। आज हम 7 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, सारे क्वेश्चन जो भी यहां पर मैं आपको बताऊं आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको मिलेगा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज के करंट अफेयर में। देखें, चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की बात करें तो यह डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है ग्रीनलैंड। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, और यह देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो आपको पता है यूएसए की गवर्नमेंट ने अभी एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था वेनेजुएला के खिलाफ। वेनेजुएला की गवर्नमेंट को हटा दिया गया, वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द वो ग्रीनलैंड को भी यूएसए के कब्जे मिलेगा। इसलिए अभी ग्रीनलैंड बहुत ही सुर्खियों में है। ये ओवरसीज टेरिटरी है डेनमार्क की। अब यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है ना कि हम ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करेंगे या यूएसए के अंदर मिला लेंगे या यूएसए के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा ग्रीनलैंड को, इससे नाटो के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है और यूएसए भी नाटो का मेंबर है। अगर नाटो की कोई कंट्री किसी और नाटो की कंट्री पर ऐसे अटैक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नाटो का अस्तित्व इन फ्यूचर संकट में आ सकता है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। यूएसए के निकट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन इस पर कंट्रोल है किसका? डेनमार्क का, जो कि एक यूरोपीय देश है। अब आप सोचेंगे कि यूएसए को ग्रीनलैंड की क्या जरूरत है, यूएसए को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में? तो देखिए, काफी सारे अलग अलग इंपॉर्टेंस है ग्रीनलैंड की। एक सामरिक महत्व का स्थान है ना, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप ग्रीनलैंड को देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। सबसे पहली चीज तो ये कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे यहां पर 80% से ज्यादा क्षेत्र में केवल बर्फ है। 20% एरिया जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर ही आबादी देखने को मिलती है ग्रीनलैंड में। मतलब अगर हम देखें तो इस जगह पर हमें आबादी वाला एरिया देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास ही यहां पर लोग रहते हैं। इतने कम लोग, इतना छोटा एरिया रहने लायक, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि यहां से पूरे आर्कटिक एरिया पर, जो आर्कटिक रीजन है, वहां पर पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे आर्कटिक रीजन पर नजर रखी जा सकती है ग्रीनलैंड से। और अमेरिका और नाटो के लिए, जो नाटो की मेंबर कंट्रीज है, उनके लिए एक फॉरवर्ड सिक्योरिटी पोस्ट जैसा काम करता है ग्रीनलैंड। इसके अलावा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके का एक पूरा की पूरा मार्ग यहां से रूट बनता है। और आपको पता है रशिया या फिर किसी भी देश को यहां से अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आना है तो उसको इसी रूट को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर अगर अमेरिका बैठ जाता है तो रशिया और पूरे नॉर्थ अटलांटिक रीजन पर कंट्रोल आ जाएगा उस देश का जिसके हाथ में होगा ग्रीनलैंड। तो इसलिए भी यूएसए को चाहिए ताकि पूरे नॉर्थ अटलांटिक रीजन पर वो अपना कंट्रोल कर सके। ओके, तो नाटो देश यहां पर अंडर सी मॉनिटरिंग, नेवल सर्विलेंस करते हैं अभी तो जॉइंट रूप से। इसे कंट्रोल करना, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कंट्रोल करना होगा, इसीलिए भी यूएसए को ये चाहिए। इसके अलावा काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम मिल जाएगा जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए, लिथियम मिल जाएगा जो कि ईवी बैटरीज में चाहिए होता है, और काफी सारी अलग अलग ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को मिलते हैं ग्रीनलैंड पर। अभी क्या होता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट पर पूरा कंट्रोल चाइना का है। अगर ये यूएसए के हाथ में आ जाता है तो यूएसए जो रेयर अर्थ एलिमेंट पर यूएसए चाइना की पॉलिसी है उसको तोड़ सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण यहां पर नए नए रूट्स खुल रहे हैं, और नए रूट खुलने के कारण नॉर्दर्न सी रूट्स यहां से खुल रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जितना भी ट्रेड होगा इन फ्यूचर, वो इन्हीं रूट से होकर गुजरेगा। इन फ्यूचर अगर ये यूएसए के हाथ में आता है तो यूएसए यहां पर टैक्स वसूल सकता है।
है ना, यहां से नजर रख सकता है और कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन को यहां पर इजीली चला सकता है। इसलिए यूएसए को ग्रीनलैंड की नीड है, लेकिन ये डेनमार्क का पार्ट है। यहां पर इन फ्यूचर अगर कभी यूएसए ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश करता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी नाटो का टूटना। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी देश पर आक्रमण जो कि नाटो का मेंबर है वो पूरे नाटो समूह पर आक्रमण माना जाएगा। अब यहां पर अगर नाटो का ही मेंबर कंट्री यूएसए अगर नाटो की ही दूसरी मेंबर कंट्री डेनमार्क पर अटैक करेगी तो इससे तो संतुलन बिगड़ेगा नाटो का, और अगर नाटो खत्म होता है तो रशिया का पावर बढ़ता जाएगा और दो ध्रुव बन जाएंगे वर्ल्ड में, एक यूएसए और एक रशिया। यूएसए तो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया को नाटो के एक साथ होने का डर तो रहता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ग्रीनलैंड वैसे तो डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन एक ऑटोनॉमस रीजन है। कुछ मामले हैं जो कि डेनमार्क के हाथ में हैं डायरेक्टली, पर यहां पर ऑटोनॉमी दी गई है, इसलिए ग्रीनलैंड के अपना खुद की सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, इनकी पार्लियामेंट देखने को मिलती है, और ग्रीनलैंड के खुद के पीएम भी देखने को मिलते हैं, जो कि वर्तमान में जेंस नेल्सन है। ये ग्रीनलैंड के पीएम के पद पर है। ठीक है, अब डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यूरोपीय देश है डेनमार्क, जिसकी जो स्थलीय सीमा है वो जर्मनी से टच होती है। यहां से आप देखेंगे तो जर्मनी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मैट फ्रेडरिक्सन यहां के वर्तमान में पीएम के पद पर हैं, किसके? डेनमार्क के। तो आई होप समझ में आया होगा कि ग्रीनलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए, या सॉरी यूएसए के लिए, या फिर जिसी भी देश के हाथ में ग्रीनलैंड आता है, और यूएसए की क्यों नजर है ग्रीनलैंड पर, क्यों डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीनना चाहता है यूएसए। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? खेलो इंडिया बीच गेम्स ये 2025 में ही शुरू किए गए थे। पिछली बार 2025 में भी इनका आयोजन किया गया था दमन और दीव के, दीव में एक घोघला बीच है यहां पर, और 2026 में भी इसका आयोजन दमन और दीव के घोघला बीच पर ही किया जा रहा है। वैसे ये एक जॉइंट यूनियन टेरिटरी है, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, ये एक साथ है। तो दमन और दीव दादर नगर हवेली का जो दीव क्षेत्र है यहां पर एक घोघला बीच देखने को मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि घोघला बीच कहां पर है, तो ये दमन और दीव में। तो यहां पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अभी ये आयोजित किए जा रहे हैं 5 से लेकर 10 जनवरी तक। जब इसकी मेडल टैली आ जाएगी तो हम मेडल टैली की बात करेंगे। आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मिलकर करवा रहे हैं। यहां पर नॉर्मली 8 गेम्स खेले जा रहे हैं, 8 इवेंट्स हो रहे हैं। इनमें से 6 इवेंट है जो कि मेडल के लिए हैं, और 2 इवेंट है जो कि नॉन मेडल इवेंट है। पहले वो इवेंट देख लेते हैं जिनमें मेडल दिए जाएंगे। तो एक है बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सिपाक ताकराव एक गेम होता है, और इस तरीके से 6 गेम होंगे अलग अलग जिसमें मेडल दिए जाएंगे। और नॉन मेडल इवेंट की बात करें तो एक मलखंब और एक है टग ऑफ वॉर। अगर इसको देखें, टग ऑफ वॉर की बात करें तो रस्सा कस्सी जिसको हम बोलते हैं ना, रस्सी खींचना, तो इस तरीके से ये 2 गेम हैं जिनमें मेडल नहीं दिए जाएंगे, ये सांकेतिक गेम से। तो मेडल वाले कितने गेम्स हैं? 6 मेडल इवेंट का आयोजन किया जाएगा। लास्ट ईयर 2025 में जो हुआ था उनकी मेडल टैली देख लेते हैं। 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा था मणिपुर। आयोजन सेम प्लेस पर, दीव के घोघला बीच पर, ठीक है ना। मणिपुर ने उस वक्त 14 मेडल जीते थे और मेडल टैली में मणिपुर पहले स्थान पर रहा था। सेकंड पर था महाराष्ट्र और थर्ड पर था नागालैंड 13 मेडल के साथ में। वैसे टॉप पर कौन था ये इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर, और ज्यादा हुआ तो दूसरा याद कर लो, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया गेम्स शुरुआत इसकी 2018 में हुई थी। सबसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू किए गए थे ना, आज जब नई दिल्ली में शुरू हुए थे तो ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स थे, इन्हीं को किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 2018 में ये शुरुआत मानी जाती है। इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों से जोड़ना, इससे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। काफी अलग अलग गेम्स खेलो इंडिया के तहत आयोजित किए जाते हैं। अगर हम देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये सबसे पहला था 2018 में।
सेकेंड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किए गए 2020 में। 2020 में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत की गई। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शुरू किए गए। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शुरू किए गए। तो ये अलग अलग खेलो इंडिया गेम्स है ना। दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव का क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल है दमन। लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल, है ना, इस यूनियन टेरिटरी के। अरेबियन सी में, वेस्ट एरिया में, वेस्टर्न घाट एरिया में हमको देखने को मिलता है, ऊपर गुजरात के तटों के पास में। फेमस बीच घोगला बीच ही है जो कि दीव में देखने को मिलता है। यहां पर साई की बात हो रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में खेलों का आयोजन करवाने वाली संस्था है, 1984 में स्थापना और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स से हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड एडिशन से आयोजन कहां हो रहा है? दमन और दीव के दीव क्षेत्र में घोगला बीच पर इसका आयोजन किया जा रहा है। चर्चा में रही कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये प्रस्तावित है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर सी, कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली लोहित नदी पर यह प्रस्तावित है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक एक्सपर्ट कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को। एक्सपर्ट अपीयर्स कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, और इन्होंने हरी झंडी दे दी है इस जल विद्युत परियोजना को बनाने के लिए। देखिए क्या हो रहा था कि काफी समय पहले इसे अनाउंस किया गया था, तब वहां के जो स्थानीय लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो कि लोहित नदी के आसपास रहते हैं, उन्होंने काफी विरोध किया था। जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है इन्होंने भी काफी विरोध किया। इनका कहना था कि अगर यह डैम बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर, तो यहां पर स्पेशली पाए जाने वाले जो श्वेत उदर बगुले, उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा, क्योंकि वो भारत के पूर्वोत्तर एरिया में यहीं पर देखने को मिलते हैं, लोहित नदी के किनारों के क्षेत्रों में। तो इनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो जब काफी विरोध हुआ तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट अपीयर्स कमेटी, और इनको अपनी रिपोर्ट देने को कहा था कि आप रिपोर्ट को चेक कीजिए। अब फाइनली इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, और इन्होंने कहा है कि इस डैम को शुरू किया जा सकता है। इसके शुरू करने से आसपास की जो बायोडायवर्सिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कहना है इस कमेटी का। अभी भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इसका काफी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो कमेटी है ना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में श्वेत उदर बगुले की तो बात ही नहीं की है कि भाई इनके अस्तित्व भी तो संकट में आएगा। तो इसके बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट काफी विरोध कर रहे हैं। दो परियोजनाएं यहां पर कलई सेकेंड जो अभी प्रस्तावित है, ये अंजौर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है लोहित रिवर पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी 1200 मेगावाट। 14,176 करोड़ की ये योजना है। टोटल इसकी कॉस्ट आएगी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस परियोजना को बनाएगा। इसके पहले कलई फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी कार्यरत है, जो कि 600 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। यह भी अंजौर डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर पर ही बनाया गया है। और अब दूसरा फेज है इसका कलई सेकेंड के नाम से, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी 1200 मेगावाट। डन, याद रखिएगा। कमेटी समझ में आ गई। अगर हम यहां पर एक्सपर्ट अप्रेशियल कमेटी की बात करते हैं, एक्सपर्ट कमेटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। ऐसा कोई मुद्दा है, बड़ा मुद्दा जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, तो उस पर विचार करने के लिए, उस पर चीजों को सोचने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है समय समय पर। एक एक्ट है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, इसके तहत यह कमेटी बनाई जाती है। बर्ड की जो हमारा श्वेत उदर बगुला, इसकी बात कर ले, व्हाइट बेलिड हेरॉन इसे कहा जाता है। श्वेत उदर बगुला, इसका अगर आप नीचे का हिस्सा देखेंगे पेट की तरफ का, तो ये आपको सफेद रंग का देखने को मिलेगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया। इनको बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इनकी पॉपुलेशन केवल 250 है, मतलब मैक्सिमम, इससे भी कम है, और इंडिया में इनकी संख्या है 60।
समझ में आया? मतलब आप समझिए कि वर्ल्ड के 25% पॉपुलेशन इनकी इंडिया में पाई जाती है, और वो भी हिमालयन, जो पूर्वी हिमालयन एरिया है वहां पर, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर के आसपास। तो इसीलिए इनको बचाने के लिए जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में ये वन्य जीवों को बचाने के लिए एक्ट है। इसके अंतर्गत ये पक्षी शेड्यूल 1 में शामिल है, मतलब किसी भी कंडीशन में इनको मारा नहीं जा सकता, चाहे कोई भी कंडीशन है ना, तो शेड्यूल 1 में शामिल है। अदर पॉपुलर प्रोजेक्ट देखें जो कि पिछले साल 2025 में सुर्खियों में रहे, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कहां कहां पर। नाइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एक किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। सुबनसिरी अपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश में, श्योमी डिस्ट्रिक्ट में। और टाटो फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश में, श्योमी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ये सब प्रस्तावित है। एक है वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भूटान में बनाया जा रहा है इंडिया के सहयोग से, भूटान के चुक्का डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अदर हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलिए। वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी किसके द्वारा घोषित किया गया है? 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। देखिए, आज के वक्त में सबसे बड़ी जो वॉर जीतने का तरीका है ना, वो है इंफॉर्मेशन। तो इंडियन आर्मी वेपन से या फिर जो हथियार हैं उनसे तो तकनीकी रूप से लेस है, लेकिन अब इंडियन आर्मी का फोकस है कि भाई इंफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़े, डेटा की तरफ हम आगे बढ़े। अगला जो वॉर है ना, वो डेटा वॉर है। जिसके पास डेटा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वही वॉर जीतेगा। इसीलिए युद्ध के मैदान में ड्रोन, सैटेलाइट और जो भी जमीन स्तर पर जो सैनिक है उन सभी को एक साथ जोड़ा जा सके, एक ही नेटवर्क पे जोड़ा जा सके, ताकि सारा डेटा एक्सचेंज करने में आसानी रहे। फॉर एग्जांपल, कोई ड्रोन उड़ रहा है तो सैनिक के पास इतनी अवेलेबल होना चाहिए इक्विपमेंट कि वो ड्रोन की लोकेशन से देख सके कि कहां पर कौन सी चीज है, ताकि जमीन स्तर पर जो सैनिक है वो अपने किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सके। तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने, जो भारतीय सेना है, उसने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किया है। इंडियन आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इसका अनाउंस किया। अब इंडियन आर्मी को हथियार के साथ साथ डेटा और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, यह उद्देश्य है 2026 को इस ईयर के रूप में घोषित किए जाने का। तो डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब है कि युद्ध में डेटा का उपयोग करके सेना की सभी इकाइयां को आपस में जोड़ा जा सके, ताकि वॉर को इजी तरीके से जीता जा सके। इंडियन आर्मी ने 2024 और 2025 का जो टाइम पीरियड था उसे ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्बेशन के रूप में घोषित किया था। तो इसे भी याद रखिएगा कि 2024-25 इंडियन आर्मी ने किस रूप में घोषित किए और 2026 किस रूप में घोषित किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, अंग्रेजों के शासनकाल में। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में। वैसे अगर हम सारी हमारी जो सेनाएं हैं, अगर उनके चीफ की बात करते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले, पर फिर भी यहां पर देख लेते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमारे मार्शल अमरप्रीत सिंह है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमने बात की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? जनरल अनिल चौहान। इनको भी याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, इवन एसएससी में स्पेशली काफी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को, आप सभी के लिए कंप्लीट हिस्ट्री पैकेज को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए यहां पर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, जहां पर आपको आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। ओके, आर्ट एंड कल्चर के वीडियो की ट्रिक्स भी आपको यहां पर इंक्लूड की गई है। तो स्पेशली सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट में किसी स्टेट पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हिस्ट्री पैकेज की लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं।
ओके, इसके अलावा चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, आपके लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी क्रेजी जीके ट्रिक के, और इसकी लिंक मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सुरेश कलमाड़ी का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सुरेश कलमाड़ी भारत के एक फेमस पॉलिटिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वैसे सुरेश कलमाड़ी केंद्र में रेल राज्य मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये चर्चा में कॉमनवेल्थ स्कैम के कारण रहे हैं। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, है ना। जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे 2010 में, तब कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी थे, और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1996 से 2012 तक। जब कॉमनवेल्थ जो स्कैम था वो उभर के आया, तो इनको काफी समय जेल में भी रहना पड़ा, काफी समय केस चला इन पर। तो कॉमनवेल्थ स्कैम के कारण ये सुर्खियों में रहे हैं। सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। पुणे लोकसभा सीट से 3 बार ये लोकसभा के मेंबर रहे हैं, 1996, 2004 और 2009। इसके अलावा ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं 1982, 1986 और 1992 में। ओके, केंद्र में जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी तो 1995 से 1996 में ये रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में। तो सुरेश कलमाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? पॉलिटिशियन। आगे चलें। ठीक है, अभी एक और व्यक्ति का निधन हुआ, एक फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन है इंडिया के, जिनका नाम है मनोज कोठारी। 67 ईयर की एज में इनका भी निधन हुआ। 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था, और खेलों में इनकी उपलब्धि के लिए 2005 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। वैसे उस वक्त ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था 2005 में, तो ये जीता था 2005 में बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी, बिलियर्ड्स खिलाड़ी, है ना। क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां किया गया? रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस ये अभी साल के शुरुआत में आयोजित की गई है भारत के राजस्थान के जयपुर में। वैसे ये जो इंडिया एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस है ना 2026 की, जो कि नई दिल्ली में आयोजित होगी, उसके एक हिस्से के रूप में क्षेत्रीय अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो क्षेत्रीय या रीजनल रूप से ये जो एआई कॉन्फ्रेंस है ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई है। उद्देश्य क्या है जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ तरीके से यूज को आगे बढ़ाया जा सके, रिस्पॉन्सिबल यूज को आगे बढ़ाया जा सके, और ह्यूमन के लिए उपयोगी हो। किसी भी प्रकार से एआई के इन फ्यूचर क्या क्या मुश्किलें आ सकती है एआई को लेकर, एआई किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, या पॉजिटिव तरीके से हम कैसे एआई को आगे बढ़ाएं ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बढ़ावा दे सके। इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। मेनली जो फोकस है कॉन्फ्रेंस का वो पॉलिसी मेकिंग, एथिक्स, इनोवेशन और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के बीच में संतुलन बनाने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस है। सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, एथिक्स की भी बात की जाएगी, पॉलिसी मेकिंग में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से हम एआई को आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला है, और इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के जयपुर में। ओके, अभी जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट है ना 2026 का, ये 15 से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, और इसी के एक हिस्से के रूप में राजस्थान के जयपुर में रीजनल एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया गया। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, और गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे चलिए। हाल ही में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया? नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, यह वर्ल्ड की दूसरी है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किया गया है CSIR NPL नई दिल्ली में। अब ये क्या है? NPL की बात करें ना तो ये है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। यहां पर भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वर्तमान में जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का, नेशनल
एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। किया क्या जाएगा? देखिए, जितने भी इक्विपमेंट है जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है, उन सभी की टेस्टिंग यहां पर की जा सकती है, उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा सकता है, सर्टिफिकेशन किया जा सकता है कि वो मानकों पर, स्टैंडर्ड पर खरी उतर रही है या नहीं। तो एक लेबोरेटरी है जहां पर इन्वायरमेंटल सारे इक्विपमेंट जो हैं उनकी जांच की जा सकेगी। अभी तक क्या होता था कि हमें जो हमारे इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट है, कोई से भी हो, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इन्वायरमेंटल की एक इक्विपमेंट है, या फिर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एआई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इस तरीके के जो सिस्टम है ना, इंडिया में हमको जब इनका टेस्टिंग करानी होती थी तो हमको विदेश जाना पड़ता था, विदेशों में ही इनकी टेस्टिंग होती थी। उससे क्या होता था कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में हमको सामने वाले को पे करना पड़ता था। जिस भी देश में ऐसी प्रयोगशाला, उनको पे करना पड़ता था, एक ही जगह पर है तो उनको पे करना पड़ता था। अब ये होगा कि अब ये फैसिलिटी इंडिया में हम शुरू कर रहे हैं नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के रूप में, और ये नई दिल्ली में CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में शुरू की गई है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है इसकी बचत होगी, और हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो हमारा चलाया जा रहा है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्लीन एनर्जी गवर्नेंस को मजबूत किया जा सकेगा, क्योंकि सारे हमारे ऐसे इक्विपमेंट जो बनाए जाएंगे वो सब हम घर में ही टेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये वर्ल्ड का दूसरा ऐसा इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है जो कि बनाई गई है कहां पर? इंडिया में स्थापित की गई है, नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना ने किस मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए अनुबंध किया है? मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता क्या है? अगर हम मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो देखिए क्या होता है, अलग अलग तरीके की मिसाइल होती है, अलग अलग तरीके से लॉन्च की जाती है। लेकिन अब ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है मेक इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इससे ये होगा कि किसी भी प्रकार की मिसाइल, चाहे वो कम रेंज की हो, चाहे वो ज्यादा रेंज की हो, या फिर उसमें कुछ और चीजों में डिफरेंस हो, उन्हें एक ही सिस्टम से, एक ही लॉन्चर सिस्टम से अलग अलग टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। तो ये है मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो अनुबंध हुआ है भारतीय थल सेना के द्वारा, जो अनुबंध किया गया है, इसका नाम है सूर्यास्त्र। तो भारतीय थल सेना ने सूर्यास्त्र मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है एक कंपनी है जिसका नाम है, कहां है ये रही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, जिसे कहा जाता है नाइब लिमिटेड। ये भारत में डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए जानी जाती है। तो इंडियन आर्मी का अनुबंध हुआ है सूर्यास्त्र के लिए, और यह अनुबंध 293 करोड़ रुपए का। मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये कंपनी बना के देगी इंडियन आर्मी को। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक सरफेस टू सरफेस जो स्ट्राइक है उसको करने के लिए, जो भी मिसाइल्स है उनको लॉन्च करने के लिए एक प्रकार का सिस्टम, ठीक है, 150 से 300 किलोमीटर की रेंज में। वैसे इजराइल के पास पल्स नाम की ऐसी तकनीक पहले से मौजूद है, इसी से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है सूर्यास्त्र को। तो ये इंडियन आर्मी में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी लिमिटेड इसको बना के दे देगा तो ये इंडियन आर्मी में शामिल कर ली जाएगी, जो कि एडवांस कंप्यूटर, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम से लेस होगी। तो समझ में आ गया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर क्या होता है? एक ऐसा रॉकेट सिस्टम जो एक ही लॉन्चर से अलग अलग प्रकार के रॉकेट और मिसाइल्स को फायर कर सकता है अलग अलग सटीक टारगेट पर। कंपनी की बात करते हैं जिससे अनुबंध हुआ है, डिफेंस और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐसे अलग अलग चीजों के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को बनाने का ये काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी काफी सारी चीजें ये बनाती है। खबरों में रहा मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व ये देखने को मिलेगा हमें भारत के तमिलनाडु राज्य में। वैसे ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की बाउंड्री पर देखने को मिलता है, लेकिन इसका अधिकतर क्षेत्र आता है तमिलनाडु राज्य में।
अभी सुर्खियों में क्यों है? यहां पर हाल ही में एक ईस्टर्न इंपीरियल ईगल देखा गया। वैसे देखिए, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल एक रेयर विंटर माइग्रेटरी बर्ड है और ये हर साल तमिलनाडु के पर्टिकुलर इसी टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। हर साल जब ठंड शुरू होती है नवंबर से लेकर फरवरी मंथ तक, ये तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। वैसे ये मिडिल जो एशिया का एरिया है, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, यहां पर रहने वाली एक स्पीशीज है, लेकिन ये जब भी सर्दी आती है तो ये अपना ठिकाना इंडिया में केवल एक टाइगर रिजर्व या एक क्षेत्र को बनाती है, जो है मदुमलाई टाइगर रिजर्व का क्षेत्र, जो कि देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। तो एक दुर्लभ पक्षी है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल। अब बात आती है कि मधुमली टाइगर रिजर्व में क्यों आते हैं ये पूरे इंडिया में? तो ये एक ओपन ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट के किनारे वाला एरिया है ना, ओपन ग्रासलैंड देखने को मिलता है, तो शिकार के लिए इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम इस स्पीशीज की बात करें ना, तो ये जो स्पीशीज है ये शिकारी, सबसे उच्च स्तर की शिकारी मानी जाती है ना। तो एक जो साइकिल होता है, एक जो चक्र होता है, फूड चक्र जिसे कहा जाता है, उसमें ये टॉप पर मानी जाती है। तो एक ओपन ग्रासलैंड मिलता है यहां पर इनको, और इस स्पीशीज के अनुकूल ये क्षेत्र देखने को मिलता है। अब 2011 से 2022 के बीच में 58 ऐसी रेप्टर स्पीशीज यहां पर रिकॉर्ड की गई है पर्टिकुलर मधुमली टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में। क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है जो कि बायोडाइवर्सिटी से लेस है, जैव विविधता से भरा हुआ है, और ऐसी जो माइग्रेटरी स्पीशीज है इनके लिए घर के रूप में काम करता है, अनुकूल स्थिति देता है। तो अगर हम ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की बात कर रहे हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है एक्विला हेलियाका। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ब्रीडिंग एरिया देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया, है ना, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है, ईस्टर्न एशिया में नहीं, वेस्टर्न एशिया में। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में से शामिल किया गया है। इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं काफी ज्यादा। शीर्ष शिकारी पक्षी में गिना जाता है। छोटे छोटे जो जानवर हैं, चूहे हैं, उनका शिकार करने के लिए स्पीशीज जानी जाती है, और जहां पर भी यह रहती है इस चीज को इंडिकेट करती है कि वहां पर एक हेल्दी इकोसिस्टम है। ओके, इसीलिए इस स्पीशीज का घर है पर्टिकुलर मधुमलाई टाइगर रिजर्व। और कहां पर है ये? भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। अप्रोक्स अगर इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, और 1940 में स्थापना की गई। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 में। कहां पर? भारत के तमिलनाडु राज्य में। लास्ट क्वेश्चन है, अर्थ रोटेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है 8 जनवरी को। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। तो 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियोन फौकॉल्ट। इन्होंने 1851 में इस चीज को साबित किया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है ना। तो 8 जनवरी 1851 को इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पृथ्वी के घूमने के तरीके को प्रदर्शित किया था। इसलिए 8 जनवरी को हर साल अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। इस साल इसकी पर्टिकुलर कोई थीम नहीं आई है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार एसएससी में आ चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए कि अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी में जो अभी तक अदर डे मनाए गए उन पर नजर डालें तो ग्लोबल डे फॉर फैमिली, है ना, ये 1 जनवरी को पहला दिन था, हमने डिस्कस किया था। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है 2 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल लिपि के प्रसार के लिए 4 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, कल हमने बात की थी, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाती है 6 जनवरी को। तो ये अदर डे हैं जो कि जनवरी मंथ में पड़ते हैं, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो 7 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। चर्चा में रही विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह बनाई गई है अलकनंदा नदी पर। वेनेजुएला के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डेल्सी रॉड्रिग्स। टेनिस में 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुख्य ड्रॉ खेलने वाली
सबसे उम्र दराज महिला प्लेयर कौन बनेगी? तो यह है विनस विलियम्स। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर डेथ किस राज्य में हुई? तो यह हुई है कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए महेश शरद चंद्र सोनाक। भारत में कितने हाईकोर्ट हैं वर्तमान में? तो भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट देखने को मिलते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस अभी हमने बात की, यह 6 जनवरी को मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 72 सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली इनॉग्रेशन कहां पर किया? तो यह वाराणसी यूपी में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित किया गया है? तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया। महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते को। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए, हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। देखिए, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? राज्य पूछा है तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह है दीपिका सहरावत। इंटरनेशनल आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ये कल के सेशन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे बता देता हूं, इंटरेस्टिंग है सारे के सारे। कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? सेकेंड, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सीरीज का ओटीटी अवार्ड किसे दिया गया? और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।